स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का बिस्मिल्लाह करके। आज से हम लोगों ने एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करना है जो कि बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक का मेजर मॉड्यूल है। आप लोग पास्ट पेपर्स देख रहे होगे बीपीएससी के होप्स और साथ साथ। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि पिछले जो 4 से 5 साल की बीपीएससी है उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन आ रहा है वो या तो एनालिटिकल का आ रहा है या इनऑर्गेनिक का आ रहा है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम फोकस जो करना है वो इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल का ज्यादा करना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक या फिजिकल से नहीं आ रहा, उसके बाद ऑर्गेनिक से थर्ड नंबर पे आ रहा है, फिजिकल से थोड़ा कम आ रहा है का पिछले कुछ सालों से। तो मेजर जो मॉड्यूल है वो एनालिटिकल है फर्स्ट पे, उसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, देन एनालिटिकल, सॉरी देन फिजिकल। और फिजिकल से भी बल्कि 3 से 4 एमसीक्यू बस आए हैं लास्ट टाइम तो। और जो उससे भी ज्यादा एमसीक्यू आए ना वो बायोकेमिस्ट्री से आए हैं आप लोगों के। बायोकेमिस्ट्री के ऐसे भी आजकल लास्ट 2 से 3 बार ना काफी एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ बायोकेमिस्ट्री को भी इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे। लेकिन अमाइनो एसिड्स वगैरह के टॉपिक साथ साथ थोड़े बहुत देखते रहो। अच्छा जी, हम स्टार्ट किया। पीरियोडिक टेबल की नो हाउ वॉक्स हो गई होगी। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल का कंसर्न है वो है इन इन सीरीज से 3D 4D 5D। इसकी एब्रीविएशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें से कुछ कुछ चीजें आ जाती होती हैं। सो जी, पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आएंगी या जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। एक सेकेंड में देख लो रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। हाँ जी, हो गई। अच्छा जी, तो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करना है जो हमने उससे मैं सबसे पहले पहले जो हमें बेसिक डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए सॉल्ट की, कि व्हाट इज अ सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सॉल्ट की अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो सॉल्ट आप कह सकते हो कि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है आपके पास और इसमें एसिड ने रिएक्ट किया है बेस या अल्कली के साथ। तो एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो आपके पास एसिड और बेस के जब रिएक्शन के हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हुआ इनके दरमियान। न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के साथ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वाटर के अलावा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा सॉल्ट कहलाएगा। अब यहाँ से मुझे एक और क्वेश्चन जहन में आ गया कि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अल्कली। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली, या दोनों एक ही चीजें हैं, हम बेस की जगह अल्कली या अल्कली की जगह बेस के टर्म यूज कर सकते हैं। कोई डिफरेंस है? ओके, बेस में कर देती हूँ। टूट जाएगा। मैम जो एल्कलीज होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं और बेसिस हमेशा वाटर सॉल्युबल नहीं होती। सबके माइक ऑफ हो गए हैं बस। अल्कली हैज OH, बेस के पास भी OH होती है। फरा, आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला और आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है। एल के बिल्कुल, इमरान ने सही आंसर दिया है कि दोनों में OH होता है। ऐसी OH या ऐसा कंपाउंड जो कि वाटर सोल्यूबल होगा, बेसिक नेचर दोनों की होगी। लेकिन अल्कली जो होगी वो वाटर सोल्यूबल होगी, बेस जो होगी वो वाटर सोल्यूबल नहीं। एग्जैक्टली यही आंसर है। तो आप कह सकते हो कि जो अल्कली है वो एक सबसेट है बेसिकली बेस का, कि बेसिस आर इनसॉल्युबल और अल्कली जो है वो आपके पास वाटर सॉल्युबल है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे NaOH, NaOH अल्कली है या बेस है? कभी डिसॉल्व किया होगा लैब में, होप सो आप लोगों ने। एवरी अल्कली इज अ बेस, बिल्कुल अ बेस। एवरी अल्कली इज अ बेस बट एवरी बेस इज नॉट एन अल्कली, आप कहते हो केमिस्ट्री में। एल्कली बिल्कुल, NaOH का पानी में डिजोल्व करो, थोड़ा सा पानी हल्का सा गर्म जरूर हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आपके पास NaOH पानी में डिजोल्व हो रही है तो आप इसको कहोगे ये आपके पास क्लियर कट एल्कली है, वाटर सोल्यूबल। अच्छा जी, यहाँ से डिफरेंस आपका क्लियर हो गया बेस और अल्कली का। उसके बाद एसिड और बेस के नतीजे में ये मेरे पास सॉल्ट बना और मेरे पास वाटर बन जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपके पास जो वो सॉल्ट दे देते हैं आपको, तो आपको पूछता है ये सॉल्ट की जो है वो नेचर किस टाइप की है। तो अपॉन द नेचर की जब हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट हमारे पास 3 टाइप के आते हैं केमिस्ट्री में। पहला आपके पास होता है एसिडिक सॉल्ट, दूसरे टाइप के होते हैं बेसिक सॉल्ट, तीसरे टाइप के आप कहते हो न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट्स। तो आपके पास एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट्स की आपको एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे मैंने एक एक दी हुई है लेकिन आपने इनका रट्टा नहीं मारना।
आवाज कट रही है मिशाल? बाकी किसी के पास आवाज कट रही है भाई मुझे बताओ। अगर कट रही है तो मेरा मसला है, अगर सिर्फ मिशाल के पास कट रही है तो फिर मिशाल के में भी नेट क्लियर है वॉइस। मिशाल फिर आप किसी रूम चेंज करो। नहीं कट रही, क्लियर है वॉइस, फिर मिशाल का इशू होगा। अच्छा जी, टाइम आपके पास इतने सॉल्ट थ्री घूम टाइप्स के से हैं, मेरे एसिडिक लग सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। मैंने एग्जांपल दी हुई है सबकी आगे आगे, लेकिन आपने एग्जांपल्स का रट्टा नहीं मारना, बिकॉज हजारों सॉल्ट्स आपके पास हैं, आप किस किस का रट्टा मारोगे। तो हमें नेचर देख के सॉल्ट कैसे पता चलेगी? आपने क्या करना है, आपने सॉल्ट देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको उसने ये सॉल्ट दिया है, तो आपने क्या देखना है कि इसके ये किन रिएक्टेंट से बन के बना है, मिला है। तो जिस रिएक्टेंट से ये मिलके बना होगा उस वो रिएक्टेंट्स हमें बताएंगे कि सॉल्ट की नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट की यहाँ पे, तो ये किससे मिलके बना है? ये एसिड और बेस से मिलके बनेगा। सॉल्ट है तो मतलब कॉमन बात है कि एसिड और बेस मिले हैं। अब यहाँ पे बेस आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस होगी, कि ओ एच और एच जो होंगे वो आपको वो दे देते हैं वाटर। ये मेरे पास बेस है इसमें और ये मेरे पास एच एन ओ थ्री, एनओ थ्री कहाँ से आया होगा? एच एन ओ थ्री से आया होगा। ठीक है। अब आप ये देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास वीक बेस है। अब आपने देखना बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, जबकि HNO3 का आपको पता है इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या है कि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग था तो इसका बेस वीक थी, तो इसके नतीजे में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और जो सॉल्ट बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट, उस पर एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, तो वो सॉल्ट आपका एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। तो आपको सॉल्ट की देख के क्या कहाँ से पता चलेगा कि वो किन कंपोनेंट से मिलके बना है? उनको हम देखेंगे वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर वो कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप कहोगे कि ये सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्ट है। अगर उसकी बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो आप कहोगे ये बेसिक सॉल्ट है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आप कहोगे कि न्यूट्रल सॉल्ट है। अब इसी एग्जांपल ले लिथियम फ्लोराइड की, तो यहाँ पे बेस मेरे पास मतलब लिथियम की बेस आई हुई है, जो मैंने बेस यूज की है लिथियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे जो मेरे पास एसिड आया होना है वो है HF। HF और लिथियम हाइड्रोक्साइड का जब मैंने रिएक्शन करवाया तो मेरे पास सॉल्ट बना LiF, साथ में वाटर बन गया होगा। हमें सॉल्ट की नेचर बतानी होती है तो क्या होगा कि आप देखो अब यहाँ पे LiOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी आपके पास बेस बनेंगी एल्कली मेटल्स की, वो सारी स्ट्रॉन्ग हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस है। HF इज अ वेरी वीक एसिड। आप लोगों ने पढ़ रखा है क्यों वीक है? क्योंकि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, HF के दरमियान, अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होता है फ्लोरीन के साथ। दूसरा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या भी कहते बहुत हैं? ज्यादा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाने नहीं देता। तो आपके पास HF इज अ वेरी वीक एसिड। इसका जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ टाइटली हेल्ड है। तो एसिड वीक होगी, आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा। ओके जी, मैं कर देती हूँ अवैस माइक ऑफ। माइक सबका ऑफ है अवैस, यहाँ पे सिर्फ मेरे ही है और मेरे आसपास कोई भी नहीं है बोलने वाला। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी ऑन था। ओके चले, विशाल प्लीज भैया आप अपना माइक फॉर ही अगेन ऑफ कर दिया करें। अच्छा जी, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है नॉर्मल सॉल्ट्स की। नॉर्मल सॉल्ट्स हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलके बने। लाइक अगर इसकी बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की, तो स्ट्रॉन्ग बेस थी, स्ट्रॉन्ग एसिड था, सॉल्ट जो बना है नॉर्मल सॉल्ट था। तो NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। अगर यहाँ से बात की जाए रुबिडियम आयोडाइड की, तो रुबिडियम आयोडाइड भी आपको पता है कि यहाँ पे किसका है? एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल में भी डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जो करेक्टर है हमारे पास, बेसिक करेक्टर, ये मेटेलिक करेक्टर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है उसकी बेसिसिटी या उसकी जो बेस बनेंगी वो भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और यहाँ से जो एसिड उसने लिया है वो लिया है HI। और वहां से आपको ये भी पढ़ रखा है कि आपने जो हेलोजेंस हैं उनका जो एसिडिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, साइज आपके पास बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने की वजह से और साइज आयोडाइड के साइज बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसका जो प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा कम टाइटली हेल्ड है, आराम से इसको जाने देता है। तो HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है आपके पास, तो इनके नतीजे में जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। नहीं, बिल्कुल अजीब नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि आपको बेसिसिटी डिपेंड करती है। कौन थी, मुझे नाम देखने दो। जहरा। बेसिसिटी डिपेंड करती है मेटेलिक नेचर पे। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा मेटेलिक ग्रुप पाया जाता है ना वो 1A है। इसकी सारी की सारी बेसिस जितनी भी है ना वो सारी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती हैं। फिर जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे आते जाते हो, तो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे आते आते मेटेलिक करेक्टर कम होता जाएगा। तो उसकी जो ऊपर वाली मेटल्स होंगी ना उनकी बेस मॉडरेट कहलाती है, और फिर डाउन द ग्रुप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैंने एल्यूमिनियम की बेस को देखो वीक बेस लिया था, क्यों? क्योंकि एक थर्ड वाले उसमें चली गई, थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रुप में चली गई है, सॉरी पीरियड कह रही। तो थर्ड ग्रुप में आते आते उसका मेटालिक करेक्टर कम हो गया है। अब वो डाउन द ग्रुप वाले जो होंगे ना उनकी बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन ऊपर वाले जो राइट साइड पे होंगे उनकी बेस वीक होंगी। लेकिन अगर मैं वन एल्किली मेटल्स की बात करती हूँ तो एल्किली मेटल्स की जितनी भी बेसिस है वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती है। तो बेसिसिटी डिपेंड करेगी आपकी मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक काम और कर लेना है। फर्स्ट वाली तो आप मैंने बता दिया, आप सारी की सारी स्ट्रॉन्ग है। अब आपने काम ये करना है कि सेकंड और थर्ड में देखना है लेक्चर के बाद कि कहाँ से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्टार्ट होता है। स्टार्ट के है ना हमारे सेकंड में एल्कलाइन में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग वाली वीक होगी, बीच वाली दो मॉडरेट है, नीचे वाली स्ट्रॉन्ग है। कहाँ से स्ट्रॉन्ग का करेक्टर स्टार्ट होता है वो आपने देखना है अपने पीरियोडिक टेबल में, इसके बाद लेक्चर के बाद। उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट हम कहते हैं कंटेन मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें एक से ज्यादा या तो एसिडिक रेडिकल होगा या फिर बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट होगा। अब यहाँ देखो सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ओवरऑल ये न्यूट्रल सॉल्ट है कि सोडियम पे +1 है, पोटेशियम पे +1 है, सल्फेट 2 नेगेटिव है। लेकिन बेसिक रेडिकल्स इसमें दो हैं, एक सोडियम है एक पोटेशियम है, जबकि एसिडिक रेडिकल इसके पास एक ही है। तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज दें, लेकिन एसिडिक करेक्टर या बेसिक जो रेडिकल है वो ज्यादा हो, उनकी रेशियो इम्बैलेंस हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको मुझे इरेज करने दें। उसके बाद में आपको इतना आप लोग ये करो हल्के, आपको मैं एक सॉल्ट दे रही हूँ MgCl2। अब मुझे आप लोग बताओगे MgCl2 किस नेचर का सॉल्ट है? ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये आपके लिहाज से नॉर्मल सॉल्ट है? क्या लगता है आप लोगों को? बेसिक बेसिक। एसिडिक, नॉर्मल, बेसिक, 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 नॉर्मल, सॉरी। इमरान ने पहले क्या कहा था, बेसिक कह दिया था। अच्छा जी। नॉर्मल। MgCl2 is an acidic salt। अब ये मिलके बनते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बेस से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास जो बेस होती है वो मॉडरेट होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और यहाँ से HCl हमारे पास एसिड का सोर्स बनता है। तो HCl इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू MgOH2। तो इस वजह से हमारे पास जो ओवरऑल नेचर होगी मैग्नीशियम क्लोराइड की वो एसिडिक नेचर की होगी। इसीलिए कह रही हूँ कि आपने यहाँ जाके पीरियोडिक टेबल देखना है और देखना है कि कहाँ तक बेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग आ जाती है, मॉडरेट आ जाती हैं, उसके लेवल का उसको साथ एसिड मिलेगा तब वो नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। अब इसकी बजाय अगर मैंने आपको दिया था ना स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये आपके पास अब नॉर्मल सॉल्ट है कि स्ट्रोंशियम डाउन का ग्रुप आ गया है, इसका मेटालिक करेक्टर अच्छा खासा बढ़ गया है, इसकी बेस जो है ना वो अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। यहाँ से एसिड भी स्ट्रॉन्ग था आपके पास, तो ये आपके पास नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। सेकेंड ग्रुप के जो ऊपर वाले दो मेंबर्स हैं वो एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। ठीक हो गई बात, ये समझाना था। और अब थर्ड की बात करोगे उसके तो बिल्कुल बीच तक भी वीक सब बन रहे होते हैं ना, बिल्कुल आखिरी आखिरी एक दो मेंबर होंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग बेस देंगे, एल्यूमिनियम वाले की ग्रुप की बात की जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टार्टिंग।
अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पहले हमें डिस्कस करना होता है एडिशन और मोलेकुलर कंपाउंड्स को। एडिशन और मोलेकुलर कंपाउंड्स कुछ भी नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, हम दो या दो सॉल्ट्स, कोई भी दो सॉल्ट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये तीन सॉल्ट्स का सोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उनके जो हम सोल्यूशन बनाते हैं वो स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करके बनाते हैं। मैंने आपको पढ़ रखा है स्टोक्योमेट्रिक का मतलब हमने उनके मोल्स को बैलेंस करके सोल्यूशंस बनाए सॉल्ट्स के, और उन सॉल्ट्स के सोल्यूशंस को हमने मिक्स कर दिया। जब हम सॉल्ट्स के सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हमारे पास कोई रिएक्शन हुआ फॉर एग्जांपल, और उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्रिस्टल्स बन गए। हमने देखा कि नीचे क्रिस्टल्स बन गए हैं, तो उन क्रिस्टल्स को हम नाम देंगे मोलेकुलर या एडिशन कंपाउंड्स का, कि दो सॉल्ट के सोल्यूशन को ऐड करने से मेरे पास जो क्रिस्टल्स बने हैं उनको मैं कह रही हूँ मोलेकुलर या एडिशन कंपाउंड्स। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है solutions of one or more salts in stoichiometry when allowed to evaporate give crystals of new compound called molecular or addition compounds। तो मिक्स करते ही भी बन सकते हैं आपके पास क्रिस्टल्स, उसको तो आपको कंडीशंस देनी पड़ती है, आइस क्यूबिंग करोगे, इवेपोरेशन करवाओगे, कंडेंसेशन करोगे, फिर आपके क्रिस्टल्स बन गए। लेकिन क्रिस्टल्स बन गए हैं दो या दो सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस को मिक्स करने से, उन आप क्रिस्टल्स को कहोगे मोलेकुलर या एडिशन कंपाउंड्स। तो इन मोलेकुलर और एडिशन कंपाउंड्स ही हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। उन दो टाइप्स के नाम क्या है, पहली टाइप को हम कहते हैं डबल सॉल्ट्स या लैटिस कंपाउंड्स, और दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिससे हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ओरिजिनेट हुई है। तो ये इसकी बेसिकली बेसिस है, पहले जो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली इज अ टाइप ऑफ मोलेकुलर या एडिशन कंपाउंड। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आता है डबल सॉल्ट्स। हमने पढ़ी है दो टाइप्स हैं, एडिशन या मोलेकुलर की। तो पहले हम पढ़ते हैं डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। डबल सॉल्ट्स हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको अगर हम डिसॉल्व करवाएं किसी भी चीज में तो वो अपने डिकम्पोज हो जाए कंस्टिट्यूएंट आइंस में, प्रॉपर आइंस में, जिससे वो मिलके बना है, बिल्कुल वही सेपरेट सेपरेट आइंस आपको सोल्यूशन में मिल जाए और हर आइन अपना अलग कंफर्मेटरी टेस्ट दे दे, तो आप कहोगे मेरे पास ये जो सॉल्ट है, ये जो क्रिस्टल्स बने थे वो बने थे डबल सॉल्ट्स के, कि इंडिविजुअल आइंस जो है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। देखो उसकी डेफिनेशन भी यही है, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ डबल सॉल्ट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, दे गिव द टेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस। कि मेरे पास एग्जांपल थी पोटैश एलम की। एक तो आपने ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से दोनों बारी बारी आए हैं पीपीसी की। पिछले साल आई थिंक सो पोटैश एलम आया था, उससे पिछले साल में मोहर सॉल्ट आया। एक तो ये आपने इनको रट्टा मारना एग्जैक्टली कि इनका फॉर्मूला है क्या। तो पोटैश एलम देखो हमारे पास मिल के बने हैं पोटेशियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट से, और साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन 24 अटैच होते हैं उसके साथ। तो जब मैं इनको डिसॉल्व करूंगी या डिकम्पोज करूंगी तो मेरे पास यहाँ से पोटेशियम सल्फेट था, यहाँ से पोटेशियम अलग हो गया और सल्फेट अलग हो जाएगा। मैंने कंबाइन करके लिखे हुए हैं, एक इसका आता है तीन इसके, तो मैंने इकट्ठे चार लिख दिए हैं। बेसिकली इसमें दो पोटेशियम आएंगे, एक सल्फेट दे दिया इसमें। इसको भी इसको ये क्या देगा, ये एल्यूमिनियम देगा, सल्फेट देगा, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो ये पूरा जो कंपाउंड था इसमें इंडिविजुअल आइंस ऐसे ऐसे अलग होते गए। अब मैं कोई भी कंफर्मेटरी टेस्ट हम पढ़ेंगे अभी एसिडिक और बेसिक या सॉल्ट एनालिसिस को भी, तो सॉल्ट एनालिसिस में हम यही करते हैं कीटाइंस और एनाइंस के कंफर्मेटरी टेस्ट। जब मैं इसमें कीटाइन के और एनाइन के, कीटाइन में इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगी तो मुझे ये कंफर्मेशन देंगे कि मेरे पास पोटेशियम भी प्रेजेंट था, मेरे पास एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है। फिर मैं सल्फेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगी तो यहाँ से मेरे पास सल्फेट का भी रिजल्ट आएगा। तो मैं कहूंगी कि मेरे सारे जितने भी सॉल्ट जिन भी केटाइंस या एनाइन से मिलके बना था उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, उन्होंने एज सच रिटेन रखी है और सेपरेट होके अपने अपने कंफर्मेटरी टेस्ट दे दिए हैं। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें इंडिविजुअल आइन अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करें और सारे केटाइंस या एनाइंस अपने अपने कंफर्मेटरी टेस्ट सेपरेट दे दें, ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं डबल सॉल्ट्स। और इसके अलावा दूसरी इसकी एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का आपके पास फॉर्मूला है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट वाटर, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल 6 अटैच होते हैं। लास्ट टाइम जो एमसीक्यू था उसने फार्मूला नहीं पूछा था, पोटेशियम को उसने पूरा फार्मूला पूछा हुआ था, और मोहर सॉल्ट के उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछे हुए थे, तो 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच। अब मैं इसकी अगर डिसोसिएशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आयरन आएगा, सल्फेट आएगा, यहाँ से अमोनियम आएगा, यहाँ से सल्फेट आएगा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह सेपरेट हो जाए। इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो कि अलग अलग आइंस, अमोनियम इकट्ठे लिख दो, अमोनियम नहीं सॉरी सल्फेट है यहाँ, अमोनियम सल्फेट कितने लिख सकते हो, यहाँ से एक सल्फेट आएगा, यहाँ से एक, दो सल्फेट आएंगे, दो अमोनियम है, एक आयरन का आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
तो आपके पास ये भी बिल्कुल ही डिसॉल्व होके इंडिविजुअल आयन देगा। वो सारे इंडिविजुअल आयरन अपना कंफर्मेटरी टेस्ट दे रहेगा, सल्फेट अपना कंफर्मेटरी टेस्ट देगा, अमोनियम अपना कंफर्मेटरी टेस्ट देगा। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मेरे पास क्रिस्टल्स बने थे अपॉन एडिशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, ये मेरे पास डबल सॉल्ट की कैटेगरी थी। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बात, हमारी जो हमने पढ़नी है पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इनका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बेशक आप लिख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास क्या है, कैसे हमने मिक्स किए सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को, क्रिस्टल बने, लेकिन वो क्रिस्टल जिनमें इंडिविजुअल आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एग्जांपल में मैंने लिखा है, देखो मेरे पास एक सॉल्ट था आयरन साइनाइड का, और एक मेरे पास था पोटेशियम साइनाइड का सॉल्ट। इनको मैंने मिक्स किया तो मेरे पास दोनों आयंस या केटाइन सारे इकट्ठे आए, और एज अ रिजल्ट जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना, उसके नतीजे में जो मैंने इसको डिसोसिएट किया तो मेरे पास पोटेशियम बना, और साथ में FeCN6 का सॉल्ट बना। तो क्या हुआ कि इसमें मैं अगर जब कंफर्मेटरी टेस्ट करवाऊंगी सिंपल साइनाइड का, तो मेरे पास साइनाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया, जबकि मैंने रिजल्ट करवाया कंफर्मेटरी टेस्ट फेरी साइनाइड का, FeCN6 कॉम्प्लेक्स का, तो उसने मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट दिया कि FeCN6 प्रेजेंट है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इंडिविजुअल आयरन था, साइनाइड था, पोटेशियम था, लेकिन एट द एंड मुझे आयरन साइनाइड पोटेशियम का कंफर्मेशन नहीं हुई, मुझे सिंपल का केटाइन की कंफर्मेशन हुई पोटेशियम की, और एक कॉम्प्लेक्स की कंफर्मेशन आई। तो मैं कहूंगी कि ये इंडिविजुअल जो आयंस थे इस कॉम्प्लेक्स में या इन सॉल्ट्स में, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं किया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज करके एक और कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें इंडिविजुअल आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सॉल्ट्स को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। 3 टाइप्स में से हमारे पास पहली टाइप होती है सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। ठीक है, देखो मेरे पास केटाइन जो है वो सिंपल पोटेशियम है, और मेरे पास जो एनाइन है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या है, देखो K2 का मतलब ये है कि ये +2 है, तो इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है ना इस पे -2 चार्ज। ठीक है, ये +2 है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है। तो मेरे पास केटाइन जो है सिंपल पोटेशियम हो गया, और जो एनाइन है वो PTCl6 एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है मेरे पास। दूसरी जो टाइप इसकी आ सकती है आपके पास, वो आ सकती है कॉम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन। कि मेरे पास देखो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन का। अब इसका चार्ज देखो Br2 के ऊपर क्या आएगा, -2। -2 का मतलब ये है कि इस जो पूरी ब्रैकेट है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स इस पे है +2 का चार्ज, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है ना, मैंने कोई चार्ज नहीं दिया होगा आपको। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये -2 है क्या मेरा एनाइन, तो ये जो है केटाइन जो है वो +2 हो जाएगा। अब ये +2 है तो मतलब केटाइन मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल ब्रोमाइड मेरा एनाइन है, तो मैं कहूंगी मेरे पास सिंपल एनाइन है। तो मेरे पास कोई एक चीज अगर कॉम्प्लेक्स आती है या केटाइन या एनाइन, तो मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में लिखती हूँ। उसके बाद इसकी थर्ड टाइप भी पाई जाती है, हम मोस्टली 2 पढ़ते हैं FSC में। इसकी थर्ड टाइप भी होती है कॉम्प्लेक्स केटाइन या कॉम्प्लेक्स एनाइन, दोनों भी पॉसिबल है। इसमें देखो CONH3, ये इधर एक प्लस होता है, इसका चार्ज बैलेंस होता है, इधर +3 होगा तो ये -3 होगा। कोई भी, मुझे नहीं पता इस पे चार्ज के, मैं लिखना भूल गई हूँ कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा, कॉम्प्लेक्स एनाइन नहीं होगा। तो इसकी भी ये हमारे पास पाए जाते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओवरऑल हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, सिंपल केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन, सिंपल एनाइन, और दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर दोनों सिंपल हुए फिर वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, वो मेरे पास सिंपल आ जाएगी, सिंपल सॉल्ट। लाइक फॉर एग्जांपल KCl की बात करूँ तो ये सिंपल केटाइन है, सिंपल एनाइन है, तो ये मेरे पास सिंपल सॉल्ट आ जाए। ठीक हो गया। अब मुझे यहीं से एक और चीज याद आ गई है, अगर आपको कहूँ KCl मेरे पास कौन सा सॉल्ट है, तो आप क्या कहोगे, KCl की नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? तो मुझे बताएगा। KCl इज अ टाइप ऑफ मैम एसिडिक नॉर्मल होगा। सॉल्ट। बिल्कुल, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल न्यूट्रल नॉर्मल सॉल्ट है। QH आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर कट है, एल्किली मेटल्स की है, और HCl तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपके पास यहाँ से न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। अब मुझे एक चीज और जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखे बताओगे, हमारे पास इनऑर्गेनिक में 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, बाकी सारे वीक एसिड्स हैं।
साथ मुझे बताओगे वो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, ऑर्गेनिक वाले एसिड्स तो वैसे ही वीक होते हैं ना, इनऑर्गेनिक में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स पाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक में जस्ट 7 एसिड्स हैं जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बाकी सारे वीक हैं। कौन कौन से हैं वो? अच्छा, एक दो मैं लिख देती हूँ, आसान वाले लिख देती हूँ, मुश्किल वाले छोड़ दो। HCl, H2SO4, HNO3, तीन हो गए। सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, इरफान, बिल्कुल। इसके अलावा 7 है टोटल, सिर्फ है ही 7 गिनती के। H2HI, HClO4, HNO3, HF इज अ वेरी वीक एसिड, इमरा। एक HClO4 है बल्कि, बिल्कुल। बाकी HF के अलावा है एक है HF, सॉरी HBr। एक और भी रह गया कोई, 7 है आई थिंक सो। अच्छा, एक और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आया, इसको आप नेट पे लिखोगे ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एक और है मेरे जहन में आया, ClH, कौन सा रह गया? एक और भी है कोई। अच्छा, एक और चीज बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स HClO4 इमरा, HClO3 नहीं, HClO4 पर क्लोरिक एसिड है ठीक। सिर्फ ऑक्सीजन में 4 आएगा 3 के बजाय। नहीं, H2SO4 नहीं, HClO4 है जहरा। जो सल्फ्यूरिक कह रहे हैं वो नहीं, उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कभी कोई पूछ ले तो। जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आते हैं जल्दी से हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है लिगेंड्स की। इजी है। अच्छा जी, आप इतना जल्दी से इसको देखो, लिगेंड्स। लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं? लिगेंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें, ऐसे कंपाउंड्स। क्या लिख रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड। 7 कौन सा एसिड है? 7th याद नहीं आ रहा वैस, नेट से देख के बताऊंगी, मुझे एग्जैक्टली याद से जहन से स्किप हो गया, हालांकि 2 दिन पहले ही पढ़े हैं। लिगेंड्स, लिगेंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे मेटल को। आपने पढ़ रखा है कि मेटल के पास हमेशा क्या होता है कि मेटल के पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और लिगेंड्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब वो उसको देके इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा, ताकि मेटल जो है नियर टू नोबल गैस हो जाए। अब एक सही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल क्यों लेना चाह रहा है? मेटल इसलिए इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किसी भी नोबल गैस के करीब कर ले। हम पढ़ेंगे इसके बाद, एक रूल आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, कि हर मेटल अपनी कन्फिग्रेशन को नोबल गैस कन्फिग्रेशन के करीब करना चाहेगा, किसी भी नोबल गैस की जिसके वो करीब होगा ना, तो वो उसने अचीव करके उसकी उसी कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। तो हमारे पास जो लिगेंड्स हैं, तो वो क्या करेंगे? डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है MCQs में, कि आप बताओगे कि हमने एसिड्स बेस की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है? आर्हीनियस, ल्यूविस बेस, और कौन सी थी? लोरी ब्रॉन्स्की थी, लक्स क्लर्ट थी, यूसेनोविक थी, और लास्ट कौन सी थी? शहाब एसिड बेस थे। तो आप मुझे बताओगे कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है, उसमें जो है लिगेंड जो है वो कौन सी बेस के तौर पे एक्ट करेगा? लिगेंड्स आर लुईस बेसिस, बिल्कुल इरफान। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि मेटल क्या होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है तो वो लुईस एसिड के तौर पे एक्ट करता है, और जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं, तो वो एज अ लुईस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है आपका, कि कौन से एसिड और बेस की जो थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अच्छा, जिसके बाद लिगेंड्स जो है वो हमारे पास क्या है? न्यूट्रल होते हैं या आइंस होते हैं? अब वो आइंस क्या होते हैं? वो केटाइंस भी हो सकते हैं, वो एनाइंस भी हो सकते हैं। आपने आप सुन के हैरान हो गया, आप समझ रहे होगे आज तक कि जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो एनाइनिक नेचर है, नेगेटिव चार्ज हो तभी वो लिगेंड होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास केटाइनिक भी है, हम डिटेल पढ़ेंगे आगे कौन से टाइप के हैं केटाइनिक लिगेंड्स। तो जी हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे FeCN6 की, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेटल है वो एक्सेप्ट करेगा, और जो साइनाइड है वो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा, तो साइनाइड मेरे पास यहाँ पे लिगेंड्स है, मैं कहूंगी मेरे पास 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो कंपाउंड दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल कैन बी न्यूट्रल और आइंस में भी केटाइन और एनाइन दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एनाइन ही होंगे।
कि टाइम प्लस एनाइन दोनों है ये मेरे पास। मोस्टली ये डोनर होते हैं, एक्सेप्टर कभी कभी करते हैं। इसमें एग्जांपल दी हुई है आपके पास, एक कॉमन एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल्स की। अगर आपके पास कोई ऐसा आपको मिलता है जिसमें जस्ट एम सी ओ बॉन्ड हो कार्बोनिल का, तो मेटल कार्बोनिल्स जो हैं वो आपके पास देते भी हैं, और उनके पास एट अ टाइम कैपेसिटी होती है, वो ले भी सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक टेस्ट देंगे, पीपीएससी में बहुत कम चांस है, या थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक होता है, एमफिल लेवल पे पढ़ाया जाता है बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, कि ये दे रहा होता है, इसके पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है वापस ले भी लेता है, ताकि इसकी स्टेबिलिटी देता भी है, लेता भी है, ताकि इसकी स्टेबिलिटी भी रहे। देने से इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, पाई ऑर्बिटल्स, तो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के बाद मेटल की वापस भी ले लेता है। तो ये देना लेना चलता रहता है, इस तरह दोनों स्टेबल की तरफ जाते हैं, दोनों स्टेबिलिटी की तरफ। तो ऐसी बॉन्डिंग इसमें लिगेंड दे और फिर दोबारा मेटल से ले ले, तो इसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ये हमें इतनी इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है। ये बैक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आता है, एमफिल लेवल। तो फिर भी अगर आपको आ जाए कि ऐसी टाइम जहाँ पे लिगेंड्स एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी एग्जांपल है, अगर आपके लेवल पे इन केस आएगी, नहीं आ भी जाए तो वो मेटल कार्बोनेट से ऊपर नहीं जाएगा, तो आपने बता देना है कि एमसीयू ऐसी है जिसमें डोनर के साथ साथ लिगेंड एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो लिगेंड्स जो है वो 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। अब जितने लिगेंड्स होंगे उसके मुताबिक किसी भी मेटल की ज्योमेट्री होगी। तो आप कह सकते हो कि ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, कि लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के अराउंड किस तरह अरेंज हैं, वो उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे। अभी हम ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे इसके बाद, कि 2 लिगेंड होंगे तो कौन सी बनेगी, 3 है तो कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल है। मेटल कार्बोनिल सवेस हमारे पास इसी तरह, जिस तरह हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ही टाइप्स हैं, कि हमारे पास इसमें लिगेंड जो है वो कार्बोनिल होता है, मेटल जो होता है वो कोई भी हो सकता है, आयरन जो भी 3D 4D 5D सीरीज से। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास जो आपके लेवल पीपीएससी लेवल पे होता है ना, वो इतना ही आएगा कि मेटल जो लिगेंड्स क्या स्पीशीज है। मैं कह रही हूँ लिगेंड्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को। तो लिगेंड्स तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आयंस के टाइम्स एनायंस दोनों हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस हम कहते हैं लिगेंड्स में जो डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो डोनेट के साथ साथ दोबारा एक्सेप्ट भी करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। तो ऐसे लिगेंड जो कि डोनेट भी करें और वापस, एक तो वो डोनेट करेंगे मेटल को देंगे, ऑब्वियसली उनके पास लॉन पेयर था, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे जो उन्होंने मेटल को दे दिए। मेटल को देने के बाद अब उसके पास तो कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि उसके पास कोई ना ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है, वो जो ऑर्बिटल उसके पास खाली पड़ा होता है ना, वो मेटल में से ना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, देता भी एट अ टाइम लेता भी है। जब वो वापस लेता है ना, तो इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इस जो उसने देने के बाद दोबारा लिए है ना, इस लेने वाले प्रोसेस को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम कहते हैं कि लिगेंड्स बेसिकली हम कहते हैं कि वो है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे भी हैं, एक्सेप्शंस ऐसी भी हैं कि वो देने के साथ साथ ले भी सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल या सिंपल कार्बोनिल एक ऐसा लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने के साथ साथ वापस लेने की कैपेसिटी भी रखते हैं, और अगर वो वापस लेते हैं तो इस प्रोसेस को या इस लेने के चक्कर को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। वैसे ये आता नहीं होता आप ये टीपीएससी लेवल पे, थोड़ा हाई लेवल की बात है, लेकिन थोड़ी सी फिर भी आपको पता होगी बैक बॉन्डिंग क्या है, कि कैपेसिटी ऑफ अ लिगेंड टू डोनेट एंड एक्सेप्ट द लोन पेयर एट अ टाइम इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। और उसके बाद ज्योमेट्रीज को ये कंट्रोल करते हैं, लिगेंड्स किस तरह सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड अरेंज है, वो उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे। मैं आपको दोबारा 3 मिनट रह रहे हैं, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी 1 मिनट रहेगा फिर कैंसिल करेंगे। अब देखो ज्योमेट्रीज हमारे पास, फॉर एग्जांपल मिनिमम ज्योमेट्री जो हमारे पास बनेगी वो दो लिगेंड से बनती है। क्या है, मिनिमम 2 लिगेंड्स होना जरूरी है जब हम कहते हैं कोई ज्योमेट्री बनी है। अगर हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं तो हमारे पास जो कॉमन ज्योमेट्री बनेगी, हम कॉमन पढ़ेंगे 6 तक, जो हमारे पास कॉमन ज्योमेट्री बनती है वो बनती है लीनियर ज्योमेट्री। अगर 2 लिगेंड्स हैं तो हमारे पास कॉमन ज्योमेट्री बनेगी लीनियर। मेटल सेंटर है, लिगेंड्स 180 के एंगल पर होंगे, ये आपके पास है कॉमन ज्योमेट्री ऑफ 2 लिगेंड्स। अगर आपके पास 3 लिगेंड है तो 3 लिगेंड्स की आपके पास जो कॉमन ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है। अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हो रही है, उसकी बता रही हूँ। अभी आपने वेस्पर को बीच में नहीं लिया ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आपके पास एक मेटल है और 3 लिगेंड्स हैं तो कॉमन ज्योमेट्री जो आपकी बनेगी वो बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद जी आपके पास आते हैं 4 लिगेंड्स।
6 तक मोस्टली हम लोग स्टडी करते होते हैं। जो 4 लीगेंड्स आते हैं उसमें हमारे पास जी 2 ज्योमेट्रीज कॉमन है। कोई बता सकता है अगर मेरे पास 4 लीगेंड्स हैं तो 2 ज्योमेट्री हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबल है? एक होगी एंड स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर दूसरी एंड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एसपी स्क्वायर प्लेनर, दूसरी दूसरी का वेट कर रही हूँ भाई, बताओगे मुझे जल्दी से? मैम टेट्राहेड्रल मैम। टेट्राहेड्रल, बिल्कुल इमरा। 4 जब आपके पास लिगेंड्स हो तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि दोनों स्टेबल हैं और दोनों मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। स्क्वायर प्लेनर भी मोस्ट कॉमनली पाई जाती है और टेट्राहेड्रल भी पाई जाती है। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, 1 मिनट रह गया, इसमें बात पूरी नहीं होगी। 5 मिनट बाद फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि कब स्क्वायर प्लेनर बनेगी और कब टेट्राहेड्रल की तरफ जाएगी। आपके पास कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर प्लेनर है टेट्राहेड्रल है? ये हमें लिगेंड्स बताएंगे, लिगेंड्स की नेचर बताएगी हमें कि वो स्क्वायर प्लेनर में जाएंगे या टेट्राहेड्रल में जाएंगे, या उसका साइज बताएगा। जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है वो होता है साइज ऑफ अ लिगेंड, वो किस ज्योमेट्री में जाना पसंद करेगा। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास क्या चीज है। इसमें हमारे पास लिगेंड्स किस एंगल पे अरेंज है। आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर जब हम जो पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, तो आई थिंक सो इसको मुरब्बा कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। लेकिन इसका जो एंगल जो होता है हमारे पास वो होता है जी 90 डिग्री का। जब हमारे पास सारे जो लिगेंड्स हैं वो 90 डिग्री पे अरेंज हो, सेंट्रल मेटल एटम के परपेंडिकुलर अरेंज हो, तो उसको हम उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। जबकि मैं देखो टेट्राहेड्रल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो एंगल आता है वो आता है 109.5 का। तो मुझे यहाँ से क्या समझ आ रही है कि जो स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो लिगेंड्स मेरे पास करीब करीब है, सिर्फ 90 डिग्री पे। लेकिन अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो मेरे पास जो लिगेंड्स हैं वो जरा दूर दूर है, 109.5, इन सब के दरमियान 109 109 109.5 का एंगल है। तो मतलब मेरे पास टेट्राहेड्रल में लिगेंड जरा फार अपार्ट प्रेजेंट है, स्क्वायर प्लेनर में एंगल इस तरह है कि वो 90 90 पे प्रेजेंट है। तो मेरे पास ऐसे लिगेंड्स जिनका साइज जरा छोटा होगा तो वो फिर भी जाना पसंद करेंगे स्क्वायर प्लेनर में, बिकॉज लिगेंड्स के ऊपर आपको पता है मोस्टली नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं कॉमनली वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव ने रिपेल करना है, तो लिगेंड्स की ट्राई होगी कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। तो अगर मेरे पास ऐसा लिगेंड है जिसका साइज छोटा है तो वो स्क्वायर प्लेनर में जा सकता है, और जिसका साइज बड़ा होगा वो दूर रहने की वजह से टेट्राहेड्रल को प्रेफर करेगा कि वो टेट्राहेड्रल पे जाए 109.5 एंगल पे, ताकि उसके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम से कम रहे। दूसरी मेरे पास जो सीरीज आती है यहाँ पे जो डिसाइड करती है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो अरेंज होते हैं अपनी स्ट्रेंथ की बेस पर। तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल कह रही हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेरे पास लिगेंड्स अरेंज है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास जो मोस्ट लिगेंड्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, जो मेरे पास हेलोजेंस हैं जिनके साइजेस बड़े हैं, ये मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। मैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जब हम इसकी पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थियरी 2-3 लेक्चर्स के बाद, कि वीक फील्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रॉपर। अभी जस्ट थोड़ा सा ले लो कि हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स है जितने भी सारे हैं, वो वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे होते हैं इनकी एक सीरीज में अरेंज होते हैं। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बिल्कुल वैसी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल में हमारे पास अरेंज होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे, आपने देखा होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बेस पे लिगेंड्स अरेंज होते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, आप देखोगे कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अभी याद रख लो, अभी के लिए आज के लिए जस्ट सारे नहीं याद करवा रही, सी और सी एन, साइनाइड और कार्बोनिल जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और जो हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजेंस जो हैं वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। तो आपको पता है हेलोजेंस जो है इनका साइज बड़ा होता है। जब हमारे पास हेलोजेंस है, वीक फील्ड लिगेंड है, साइज बड़ा है, मतलब ये हमारे पास जाना पसंद करेंगे टेट्राहेड्रल में। तो आप कह सकते हो कि वो लिगेंड जिसका साइज बड़ा है, या फिर आप कह सकते हो वो लिगेंड जो कि वीक फील्ड लिगेंड्स हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को प्रेफर करते हैं। उसके ऑपोजिट आप कह सकते हो कि वो लिगेंड्स जिनका साइज छोटा होता है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो हमारे पास
छोटे साइज के होते हैं। एक ही बात आ जाती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या ऐसे लिगेंड्स जिनका साइज छोटा है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। तो आपके पास अगर मैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स दूं, फॉर एग्जांपल मेटल Cl4, और एक मैं आपके पास कॉम्प्लेक्स दूं MnCN4, 4 साइनाइड लगे हैं, तो इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो किस ज्योमेट्री में जाना पसंद करेगा। हाँ जी, MCl4 MCN4 मेटल है। आपने बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल को अडॉप्ट करना चाहेगा और कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर को अडॉप्ट करना चाहेगा। MCl4 बिल्कुल इमरा क्लोराइड, देखो अब यहाँ पे क्लोराइड जो है आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपके पास वो प्रेफर करेगा टेट्राहेड्रल। और CN4 अब एक और दूं। अच्छा ये तो था आसान, अब एक और देती हूँ। अपने आपने बताना है इसको कहाँ जाना चाहिए, मेरे पास पॉइंटर आ नहीं रहा। MF4, MF4 अकॉर्डिंग टू यू उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? एग्जैक्टली स्क्वायर प्लेन। हेलोजेंस में सारों का साइज बहुत बड़ा है। फ्लोरीन का आपको पता है कि साइज बिल्कुल कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। साइज अच्छा खासा बड़ा है फ्लोरीन की निस्बत। तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबल है फ्लोरीन जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को अडॉप्ट करना चाहेगा। आप में से किसने किया हुआ है? जहरा, आपको नहीं समझ आई है? ओके ज़ारा, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो मैंने लिखा हुआ है लीगेंड्स में कि लीगेंड्स जो है ना उनकी जो अरेंजमेंट है ना वो हमारी ज्योमेट्रीज को कंट्रोल करेगी। वो किस टाइप कितने लीगेंड्स हैं और किस वो डायरेक्शन में या किस एंगल पे वो अरेंज हुई है वो हमें बताती है कि ज्योमेट्री क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स की। तो ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमिन्ड बाय लीगेंड्स, पहली बात होगी। उसके बाद अब नंबर ऑफ लीगेंड्स डिफाइन करेंगे ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए। तो मेरे पास 2 लीगेंड्स थे तो मैंने कहा मेरे पास लीनियर ज्योमेट्री है। 3 लीगेंड्स हैं तो मेरे पास इक्विलेटरल या ट्रायंगुलर प्लेनर आप कह सकते हो, दोनों नाम लिखे जाते हैं कि ट्रायंगुलर प्लेनर जो है मेरे पास कॉमन ज्योमेट्री है। जब मेरे पास 4 लिगेंड्स हैं तो मेरे पास 2 केसेस आते हैं। जब मेरे पास 4 लिगेंड हैं तो मेरे पास वो स्क्वायर प्लेनर में भी जा सकते हैं, वो टेट्राहेड्रल में भी जा सकते हैं। तो कब वो टेट्राहेड्रल में जाएगा कब वो स्क्वायर प्लेनर में जाएगा ये डिपेंड करता है लिगेंड के साइज और उसकी स्ट्रेंथ पे। तो स्क्वायर प्लेनर में आपको पता है कि आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो अरेंज है 90 डिग्री पे, और टेट्राहेड्रल में आपको पता है जो लिगेंड्स अटैच है आपके पास वो 109.5 के एंगल पे हैं। तो आपको पता है 109.5 एंगल बड़ा है, 90 का एंगल छोटा है, मतलब 90 वाले जो लिगेंड्स है वो करीब करीब है जरा, और जो 109 वाला है लिगेंड्स है वो जरा फार अपार्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे लिगेंड जिनका साइज बड़ा होगा जो रिपल्शन कॉज कर सकते हैं वो ट्राई करेंगे वो टेट्राहेड्रल में जाए ताकि उनकी रिपल्शन कम से कम हो। तो आप कह सकते हो कि लार्ज साइज वाले लिगेंड्स या वीक फील्ड लिगेंड्स जो हैं वो आपके पास टेट्रा में जाना प्रेफर करते हैं, जबकि वो लिगेंड्स जिसका साइज छोटा होता है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दूसरे लफ्जों में आप उनको कह सकते हो, तो छोटे साइज वाले जो लिगेंड्स होंगे वो आपके पास स्क्वायर प्लेनर में जाना पसंद करेंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड। क्लियर है बात? जहरा जी बताएं हमें, आगे चल सकते हैं? ओके। इसके बाद अगर फिर भी कंफ्यूजन आप मुझे सेपरेट मैसेज कर देना, कोई मसला नहीं है। मैम उसके बाद फ्लोरीन आती है वाला हमारे पास बता दो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री 5 की। अब 5 में भी हमारे पास 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, कोई बताएगा इसमें 5 में कौन कौन सी 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है? Which two geometries are possible in 5 coordination number? अगर 5 लिगेंड हैं। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, बिल्कुल, एक और आएगी इमरा। ट्राइगोनल बाय पायरामिडल हो सकती है हमारे पास, इसको मैं शेप में ड्रॉ कर रही हूँ, लिख नहीं रही। ये ट्राइंगल होती है और ये हमारे पास एक और भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? स्क्वायर पायरामिडल, एग्जैक्टली ये मेरे पास स्क्वायर पायरामिडल हो गई। या ऊपर लगा दो या नीचे, पायरामिड जहां दिल करता वहां लगा सकते हो। तो 5 जब मेरे पास है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो हमारे पास स्क्वायर की आती है या हमारे पास ट्राइंगुलर बाय पायरामिडल की ज्योमेट्री आती है। अब आपको पता है इसके भी सेम हमें MF4
एसपी होगा या एसपी होगा। देखो एमएफ तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइन आ जाए तो क्लियर कट टेट्राहेड्रल की तरफ जाएगा। अब फ्लोरीन का साइज एज कम्पेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन अच्छा खासा छोटा होता है, तो MF4 जो है वो प्रेफर स्क्वायर प्लेयर को कर लेगा कि 90 भी इसमें रिपल्शन नहीं आ रहा, उनकी कंपैरिजन की जाए तो स्क्वायर प्लेयर में जाना पसंद करेगा। अच्छा जी, पांच में हमारे पास दो थे, ट्रायंगुलर बायपैरामिडल और स्क्वायर पैरामिडल। तो इनके भी एंगल्स डिटरमिन करेंगे कि किस टाइप के लिगेंड्स होंगे, तो कौन सा। रीजनिंग सेम वही है, बस हमें इनकी ज्योमेट्रीज का पता हो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है कि जो ट्रायंगल है वो 120 120 120 का एंगल है इन तीनों का आपस में। और ये जो इस ट्रायंगल के प्लेन पे है ना, दूसरे प्लेन में 90 पे होती है, इस एंगल इस ट्रायंगल के 90 पे प्रेजेंट। यहाँ पे मेरे पास 90 90 90 का एंगल है, और ये इसके 90 पे प्रेजेंट है, ये इसका इस प्लेन से 90 बन रहा है। तो अब देखो एंगल 120 बड़ा है 90 की निस्बत, तो वो लिगेंड्स जो थोड़े बड़े साइज के होंगे वो 120 120 120 पे आना प्रेफर कर रहे होते हैं। वो जो थोड़े छोटे साइज के होंगे वो स्क्वायर पिरामिड की में जाना पसंद करेंगे। रीजनिंग वही है, सिर्फ आपको पता हो कि जो ज्योमेट्रीज हैं वो लिगेंड्स किस तरह उनको प्रेफर कर रहे हैं। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि मेरी ज्योमेट्री तब अच्छी या स्टेबल बनेगी जब उसमें रिपल्शन कम होगी। या ऑर्गेनिक की बात करो तो स्टीरिक हिंड्रेंस आप कह देते हो, यहाँ पे हम बेसिकली रिपल्शन कहते हैं इनऑर्गेनिक में। तो अगर मेरी रिपल्शन कम से कम होगी तो मैं कहूंगी कि ये स्टेबल ज्योमेट्री है। अब रिपल्शन कब कम होगी, जब वो दूर दूर नेगेटिव लिगेंड है, या उसका साइज बताएगा। तो साइज जब आपका बड़ा होगा तो वो दूर वाले एंगल पे प्रेफर करेगा, साइज छोटा होगा तो करीब वाले एंगल पे भी रिपल्शन कम होगी और ज्योमेट्री स्टेबल हो जाएगी। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स ढूंढनी है, अब आप यहाँ उस पे इसकी एग्जांपल्स आप खुद देखोगे नेट से कि हमारे पास एक कौन सी होती है, PCl5 की एग्जांपल आपने पढ़ी होगी, ट्रायंगुलर बाय पैरामिडल होती है। क्यों? क्योंकि PCl5 में आपको पता है क्लोराइड आ गया है, क्लोराइड जो है आपका हेलोजेंस बहुत बड़े साइज का है। तो अगर क्लोराइड बड़े साइज का है तो 120 पे जाना पसंद करता है। अगर मैं इसकी बजाय PF5 कहूँ तो PF5 की मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर पिरामिड में जाएगा, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत छोटा साइज का है, तो वो 90 पे एडजस्ट हो सकता है। लेकिन PCl5 का क्लियर कट होगा कि वो ट्रायंगुलर बाय पिरामिड में ही जाएगा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोराइड आइन, क्लोराइड लिगेंड। ठीक हो गया, क्लियर है बात। उसके बाद जी हम चलते हैं अगला कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी को। कोऑर्डिनेशन नंबर को आप हमेशा डिफाइन करते आए हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। ऐसे कहते हो ना कि जितने नंबर हमारे पास प्रेजेंट है, लिगेंड्स प्रेजेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका दूसरा नाम लिगेंसी है। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, बीपीएससी में अक्सर एमसीक्यूज दूसरी टर्म वाला आ जाता होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम क्या है, लिगेंसी। तो ये वाली चीजें याद रखनी है। मोलेकुलर कंपाउंड का दूसरा नाम एडिशन कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट का दूसरा नाम लेटिस का सॉल्ट्स। तो अभी हमने पढ़े, हम साथ साथ लिखे हुए जितना मुझे याद रह जाते हैं। तो जो दूसरा नाम है वो भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जहन में रखने हैं कि इस तरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो मुफ्ती के नंबर होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंसी, आपने आज से ये नहीं कहना कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। इंतहाई गलत डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बेसिकली हमारे पास है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स, कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ना कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आपने इसको आइंदा से बिल्कुल गलत नहीं पढ़ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने कोऑर्डिनेट नंबर कोवलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड डोनेट कर चुका है मेटल को। कॉमन बात है ना, हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप कह सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं लिगेंड, या जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए हैं, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसकी एग्जांपल को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखी थी, FeCN6। अब FeCN6 यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मैं जो 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं, इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, और यहाँ पे इसके पास 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने, इस तरह बनते हैं स्क्वायर बाय पैरामिडल, या आप इसको ऑक्टाहेड्रल भी कह लेते हो। ये CN 4 स्क्वायर प्लेनर पे है, 2 पैरामिड पे। तो FeCN में आपके पास 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर साइनाइड 6 साइनाइड ने डोनेट किए हैं, तो मैं कहूंगी इसका जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है।
अब EN3 की बात करूं, EN मेरे पास लिगेंड है जिसको हम कहते हैं इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। अभी हम उसकी फर्दर टाइप्स ही पढ़ेंगे, बाय मोनो क्या होते हैं। फर्दर बाइडेंटेट में बता दूं, ऐसा लिगेंड जो कि दो लोन पेयर डोनेट कर सके उसको हम कहते हैं बाइडेंटेट। इथिलीन डायमीन का अगर मैं आपके पास फॉर्मूला तो खोल के लिखूं तो देखो, ये CH2 NH2, ये NH2, ठीक हो गया। ये इथिलीन, ये डायमीन, यहां से मैंने इसको नाम दिया इथिलीन डायमीन। अब इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं नाइट्रोजन ने, दो H है और एक इधर है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये दो लोन पेयर देके दो बॉन्ड बना सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक जो इथिलीन है वो एक मेटल को दो लोन पेयर दे सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो मेरे पास ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अब यहाँ बात की जाए FeEN3 की, तो तीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जो तीन होते हैं, इन्होंने क्या किया होता है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये ऐसे होते हैं अरेंज। ये N CH2 ये N लगा हुआ है यहाँ पे, इसने दिया। तो मेरे पास हालांकि मॉलिक्यूल तीन ही है, लेकिन इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है आपके पास। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, नॉट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड तो देखो, अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स की बेस पे कहती तो यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता। लेकिन क्या है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लास्ट टाइम आई थिंक सो यही MCQ था, उससे पिछली बार आया हुआ था। उसने लिगेंड आपको बाइडेंटेट दिया होता और पूछा होता उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। अगेन बता दें अक्सा, ओके। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप आज तक पढ़ते आए हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। आप कहते हो नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इंतहाई गलत डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड्स जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। ओके देखो, मैंने लास्ट एग्जांपल में ये कहा है कि इथिलीन डायमीन जो है वो आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट का मतलब ये है कि एट अ टाइम वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। दो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इथिलीन डायमीन का, उसने दो बॉन्ड बनाए एक मॉलिक्यूल में। अब मेरे पास तीन मॉलिक्यूल है, तीन ने 6 बना लिए। तो देखो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 थे, लेकिन वो बाइडेंटेट था, उसने 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए थे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो ये कहना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताते, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो वो बना रहा होता है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसको आप लिगेंसी भी कहते हो। फिर इसके बाद हमारे पास टर्म आती है इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम कहते हैं वो स्फीयर जिसमें मैटर और लिगेंड्स प्रेजेंट हो, बेसिकली उसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि ये देखो, ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर। लेकिन मेरे पास अगर मैं ब्रॉडली बात करूं और या मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं वो दो टाइप के होते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी कहलाता है, दूसरा मेरे पास होता है सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला जो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है वो मेरे पास होता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। ये जो मेरे पास है ना, ये जो इसकी अट्रैक्शन, इसको मैं कहती हूँ फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मेरे पास अगर बाहर कोई केटाइन, यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे केटाइन है, यहाँ पे कोई एनाइन प्रेजेंट होता है, यहाँ मैं ब्रोमाइड लिख दूं, बाहर जो प्रेजेंट होता है, इसके और इसके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी इसको मैं कहती हूँ सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। तो एक कॉम्प्लेक्स के मेटल और लिगेंड के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कहलाता है फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। जो बाहर बैलेंसिंग के टाइन या एनाइन प्रेजेंट होते हैं वो मेरे पास कहलाते हैं सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये हो गया जी, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोनर एटम्स। अब हमारे पास लिगेंड्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि लिगेंड्स को हम किस तरह नाम देते हैं या क्या होते हैं। तो लिगेंड्स क्या है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड पहली टाइप आती है। ऐसा लिगेंड जो हमारे पास सिर्फ एक डोनर, इसके पास एक डोनर एटम हो या जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड which have only one donor atom and hence can coordinate to metal at one site। तो जिसके पास हमारे पास तीन टाइप पाई जाती हैं। पहली है न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं।
न्यूट्रल में हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वाटर और अमोनिया। इसकी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे इंशाल्लाह कल या परसों, जब भी हमारे पास टाइम टू टाइम टॉपिक आता जाएगा, तो उसमें फिर हम मजीद बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। फिलहाल कॉमन करवा रही हूँ। न्यूट्रल में हमारे पास आता है वाटर और अमोनिया। नेगेटिवली चार्ज में आता है क्लोरो, फ्लोरो, सियानो, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पॉजिटिवली चार्ज में आपके पास कम होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते। नाइट्रोसीलियम और हाइड्रोजियम, हाइड्रोजियम। इसके अलावा भी तीन चार हैं, फिर मैं आपको बुक शेयर करूंगी इसके बाद ना, लेक्चर के बाद। आप मजीद डिटेल से भी पढ़ लेना, मेरे पास इसकी अच्छी बुक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो और मजीद आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। एनओ जो है, अक्सर पूछा जाता है कि एनओ के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे एज अ लिगेंड काम कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जब आप खोल के लिखते हो ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, एन ट्रिपल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर इधर रह गया है, और इसके नाइट्रोजन ने देखो तीन बॉन्ड बना रखे हैं नॉर्मल, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, उसके एक लोन पेयर यूज हो चुका है। वरना क्या होता है, हम कहते हैं ना ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड बनाता है, दो लोन पेयर होते हैं, तो उसने अपने एक लोन पेयर को यूज किया हुआ है, और एक जो है उसके पास पड़ा है। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली ऑक्सीजन पे होता है। जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर ऐसा इंटेक्ट पड़ा है, तो ये अपना लोन पेयर देके आराम से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। लेकिन पॉजिटिव की एग्जांपल बहुत कम पाई जाती है हमारे पास। मोस्टली जो हम डील करेंगे, और पीपीएससी में आपको जो आएगा ना, ये फिर आगे जाके वही बात है, एमफिल वाली बात आ जाएगी। आप लोगों ने जो करना है ना, वो इन पे फोकस करना है, पता होना चाहिए कि पॉजिटिव होते हैं। अगर वो फॉर एग्जाम्पल क्या देखे लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो तीनों टाइप के होते हैं। लेकिन कॉमनली जो आपका काम है ना, कंसर्न जो आपने अच्छे से जिस पे एक्सपर्ट बनना है, वो बनना है न्यूट्रल और नेगेटिव पे, पॉजिटिव आपको नहीं है, कंफर्म बात है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आता है ब्रिजिंग लिगेंड। इसके ऊपर एक और कोई नहीं है, ठहरो मुझे देखने दो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ब्रिजिंग से ऊपर और भी आना चाहिए था वैसे, एक और, चलो मैं आपको वैसे ही करवा देती हूँ। मोनोडेंटेट हो गया, फिर आता है बाइडेंटेट, वो लीगेंड जो कि दो लोन पेयर को डोनेट कर सके उसको हम कहते हैं बाइडेंटेट। फिर आता है ट्राइडेंटेट, वो लीगेंड जो तीन दे सके वो है ट्राइडेंटेट। ऐसा लीगेंड जो चार लोन पेयर दे दे वो टेट्राडेंटेट। फिर ऐसा बढ़ते जाते हैं, पेंटा, हेक्सा, हेप्टाडेंटेट, जितने वो लोन पेयर डोनेट करेगा उतने ही उसके डेंटेट बढ़ते जाएंगे। आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि डेंटेट आपके पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, what is the meaning of dentate इन मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, जितने भी डेंटेट है, इसमें डेंटेट का मीनिंग क्या है बेसिकली, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेंटेट। डोनर नहीं है, बिल्कुल नहीं है अक्सा, और जो इसने भी बोला है डोनर, इरफान का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टीथ क्लॉ हम कहते हैं बेसिकली जकड़ने को, ग्रीक लैंग्वेज में डेंटेट का मतलब है जकड़े जाना। टूथ एक से निकला है, ये आपके इस तरह गम्स आपके इसको जकड़ के रखते हैं, वहीं से ये निकला है। डेंटेट का वर्ड क्लॉ मीनिंग होता है इसका, जकड़ के रखना। तो ऐसी मेटल्स को जकड़ लेता है अपने उसमें, अपने लोन पेयर को देख के, इसलिए हमने इसका नाम डेंटेट रखा। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया। और एक और टर्म आती है पॉलीडेंटेट की, ऐसा लिगेंड जो एक से ज्यादा लोन पेयर दे दे उसको हम पॉलीडेंटेट ब्रॉडली स्पीकिंग में क्या देते हैं। लाइक मोनो हो गया, फिर बाय, ट्राई, टेट्रा, टेंटा, जितने भी आते जाते जाएंगे उनको मैं कलेक्टिवली पॉलीडेंटेट कहती हूँ, कि इनकी मोर देन वन कैपेसिटी है लोन पेयर को डोनेट करने की। फिर मेरे पास जी आ जाती है ब्रिजिंग लिगेंड की टर्म, मैं लिखा हुआ देखो, बाय, ट्राई, टेट्रा, और ओवरऑल हम इनको पॉलीडेंटेट कहते हैं। फिर मेरे पास, बल्कि ब्रीजिंग से भी पहले मैं आपको बताती हूँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, कोई नाम से पता चलता है, कोई बता सकता है मुझे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट क्या होंगे। उसके नाम बता रहा है कुछ कुछ उसके ना डेफिनेशन को, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, कोई बता सकता है। मैं इतना एग्जाम्पल खोल लूँ सिमेट्रिकल और, हम्म, किसी को भी नहीं आता। वैसे मेरी क्लास को भी नहीं आया था, मैंने जब फिफ्थ सेमेस्टर में इसको पढ़ाया था, मैंने कहा बहुत इजी टर्म्स हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट क्या हो सकता है, देखो बाइडेंटेट ही है, बाइडेंटेट का मीनिंग है जो दो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, मतलब उसके पास दो एटम्स हैं, कोई जो डोनेट कर रहा है। अब सिमेट्रिकल से क्या मुराद हो सकती है, या अनसिमेट्रिकल से, थोड़ा सा दिमाग नहीं जाता है। मैम मिथाइलिन डायमीन जो है वो जोड़ेदुर रहमान, सिमेट्रिकल में कहाँ इरफान, कहाँ। आफ्ताब, इमरा, जहरा, कौन ये बोलने वाले बच्चे कहाँ हैं। मैम जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके उसको
हम लोग सिमेट्रिकल बाइडेंटेट बोलेंगे। किसी निकम्मे को नहीं आता। इथिलीन डायामीन क्या है? सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा? माइक ऑन करके बता सकते हो छोटी सी, 1 मिनट में। सिमेट्रिकल होगा मैम। हैविंग सिमेट्रिकल लॉन्ड्री ऑन टर्मिनल एटम्स, नहीं तो थोड़ी सी करीब हो, लेकिन गलत है। डेफिनेशन ये नहीं है, जरूरी नहीं है, टर्मिनल सी कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन। इथिलीन डाई अमीन सिमेट्रिकल है, किस तरह सिमेट्रिकल कह रहे हो आफ्ताब, ये और एक्सप्लेन कर दो बस। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में लिगेंड सेम लगे कि 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा डिवाइड? नहीं, कंडीशन नहीं है 2 इक्वल पार्ट्स की, तो कंडीशन नहीं है इमरा। आफ्ताब का वो ठीक है एग्जाम्पल, लेकिन मैम उसने किस इसमें केस में इसको सिमेट्रिकल यानी कहा है? डोनर एटम सेम हो ऑप्शन टाइप जिसमें करो, यानी देखते दोनों हैं कौन ठीक नाइट्रोजन देगा। हो जिसका से। अपनी क्लास में जब मैंने कहा था ना किसी को भी नहीं आता, मुझे पता चल गया था इन लोगों को नहीं आएगा, तो फिर मैंने उनको कहा था कि जो ये सही बता देगा ना उसके सेशनल पूरे लगेंगे उस बच्चे के। तो वो तुक्के मारते रहे मारते रहे मारते रहे, एट द एंड भी किसी को नहीं आया था। और मैं यहाँ सेशनल तो नहीं दे सकती आप लोगों को, लेकिन ये है कि अगर जो बच्चा बता देगा ना एटलीस्ट उसको कभी भूलेगा नहीं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। मैम इसमें सिमेट्रिकल वो जिसमें डोनर एटम एक ही टाइप का हो, लाइक डाई इसमें इथाइलीन में नाइट्रोजन ही दे रहा है लोड पेयर। अच्छा जी, 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वल डिवाइड नहीं होगा, कैंची नहीं चलानी आप लोगों ने। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि कोई बताने लगा है, नहीं किसी का भी नहीं आ रहा। अच्छा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट ये है अगर मेरे पास जो 2 एटम्स, बाइडेंटेट है मतलब 2 एटम है जिन्होंने दे रहे हैं। एग्जैक्टली इरफान का आ गया है मैम, डोनर एटम। वो एटम्स जो देने वाले हैं वो एक ही नेचर के हैं या एक ही एटम है मेरे पास, दोनों नाइट्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन है, जो दोनों क्लोरीन है, तो उनको मैं कहूंगी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अगर मेरे पास एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है एक ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो उसको मैं कहूंगी वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। इथिलीन डायमीन की एग्जांपल दी थी है आफ्ताब ने यहाँ पे, तो बिल्कुल इथिलीन में देखो देने वाले जो हैं वो दोनों नाइट्रोजन है, जरूरी नहीं होता इक्वल हाफ में डिवाइड हो। यहाँ पे 3 सी लगे हो, 2 एनो, फिर भी वो सिमेट्रिकली है क्योंकि जिन्होंने देना है ना वो सेम है, दोनों नाइट्रोजन है मेरे पास। तो अगर देने वाले दोनों सेम एटम है, दोनों नाइट्रोजन है, तो मैं कहूंगी ये मेरे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके अलावा और एग्जांपल आपके पास सिमेट्रिकल की, ऑक्सीलेटो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर याद हो तो ऑक्सीलेटो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पे ओ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दोनों देने वाले ऑक्सीजन है, तो मैं कहती हूँ मेरे पास जो ऑक्सीलेटो है वो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है। जब अनसिमेट्रिकल की बात की जाए तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है आपके पास, बहुत बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, बल्कि आपने इसको याद रखना है। ये मेरे पास केमिस्ट्री में आती है, इधर नाइट्रोजन लगा हुआ है, इधर इसके इधर भी रिंग पूरी है, यहाँ बाहर ओ एच लगा हुआ है, एच रिमूव हो जाता है तो एक एन दे रहा होता है, एक ऑक्सीजन दे रहा। मैं इसकी आपको पिक भेज दूंगी क्लियर कट, आप लोग वहां से पढ़ लेना। इसका नाम हमारे पास है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, HYDROXY क्विनोलिन, QUONI, जो हम लिखते हैं ऑर्गेनिक वाली क्विनोलिन। तो इसमें एक ऑक्सीजन दे रहा है एक नाइट्रोजन दे रहा है, डोनर एटम्स डिफरेंट हो गए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, कि दे दो रहे हैं लेकिन देने वाले सेम है या डिफरेंट है, उसकी बेस पे हम कह देते हैं सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। हमारे पास टाइम कम हो गया है, फिर हम ब्रिजिंग को कल डिस्कस करेंगे। आज की हम जनरल नॉलेज डिस्कस कर लेते हैं आखिरी अपने 8 मिनट में। आज की हमारे पास जो जनरल नॉलेज है बच्चों वो आती है यहाँ से। चलो मैं इसको रिमूव कर दूं जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताते जाओ, विच ऑफ देम इज नोन एज कार्बोलिक एसिड? इनमें से कार्बोलिक एसिड कौन सा कहलाता है? फिनोल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड? फिनोल। जल्दी जल्दी, हमारे पास फिनोल। सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट है, और 1 मिनट पहले हमने खत्म कर देनी है अपनी क्लास, हमारे पास 6 मिनट है। फिनोल, बिल्कुल आपकी एफएससी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिनोल का सेकंड नेम आपके पास है कार्बोलिक एसिड, लिखा करो ताकि आपको याद रहे, चैट बॉक्स में खुद लिखोगे बोलोगे याद रहेगा। सेकंड एमसीक्यू है, फॉर विच मेथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर? ABCD लिख देना, फुल बेशक ना लिखा जाए। हम बॉइलिंग देखते हैं, डिस्टिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद सॉप, प्राइमरी टेस्ट जो हम चेक करते हैं कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन करते हैं।
सुपर इम्पॉसिबल कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, नक्शा। हम सबसे पहले झाग बना के देख लेते हैं, उसके झाग बन रहे हैं तो हम कहते हैं ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। सुपर इम्पॉसिबल मुझे हंसी आएगी, बिल्कुल अलग टर्म यूज किया आपने। तो सी ऑप्शन था लेदर, चेक करते हैं उसकी। अच्छा बी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ। हमारे पास न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं एटम में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बिल्कुल। अब हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपाउंड ऑफ वाटर इंक। आप वोट दे के आते हो यार, हाथ पे इंक लग देते हैं जो 2 दिन तक रिमूव नहीं हो रही होती, उस इंक में ऐसा क्या, मतलब मेजर कंपोनेंट उस इंक किस चीज से बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट। ए सिल्वर नाइट्रेट एग्जैक्टली, अक्सर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आप वोट देने जाते हो, जो इंक बनी होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। अगला जी आपके पास है, व्हाट इज बेकिलाइट। इनमें से बेकिलाइट क्या चीज है। बेकिलाइट एक सोल्यूशन है, एसिड है, बेस है, पॉलीमर है, क्या चीज है बेकिलाइट। बेकिलाइट इज अ पॉलीमर एग्जैक्टली, आपका जैसे लिया गया है एफएससी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल से शायद मिलके बनता है, ऑर्गेनिक उसमें है। देख लेना इसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी आई होती है, कंपोजिशन किस चीज से बनके बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री। लाइमस्टोन आपका रॉ मटेरियल किस में यूज करते हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर में, पेट्रोकेमिकल में। बिल्कुल एग्जैक्टली सीमेंट इंडस्ट्री में आपका लाइमस्टोन यूज हो रहा होता है। अच्छा एक मजे की बात ना, जब यही एमसीक्यू आपको पीपीएससी में आएंगे ना, बैठे होगे, पता भी है सीमेंट है, दिमाग में ना खुद ही खुद बंदे क्या आएगा, यार फर्टिलाइजर तो नहीं है। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, अल्लाह आप लोगों को वो दे, हिम्मत दे पेपर में। बट मेरे साथ 100% एमसीक्यू में भी मेरा दिमाग खुद दूसरे एमसीक्यू पे पता नहीं क्यों जा रहा होता ऑप्शन में। फिर क्या किया जाए, फिर ये किया जाए अब के ना, अगर तो बंदे को पता होता है 100% श्योर है, मैं दिमाग जानबूझ के लेके जा रहा हूँ, इस तरह की ऑप्शन है ना, फिर तो लगा दिया जाए अल्लाह का नाम लेके जो आपको लग रहा है। लेकिन आप 50-50 भी हो ना, तो फिर मैं आपको कहूंगी आप उस टाइम के लिए छोड़ दो उस एमसीक्यू को, सारे लगा दो। अगर आपके 60+ बन गए हैं ना, जो आपको 100% श्योर है मेरे 60+ हैं, तो फिर भी उसमें से भी 2-3 गलत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लगा चुके हो ना, लाइक 16 2 मैंने लगाए थे मैं, लेकिन मैं उनमें 100% श्योर थी कि मेरे ठीक है वो, तो मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 62 मोर देन इनफ है। बाकी पे डिपेंड करता है सीट्स पे भी, हमारी गर्ल्स की सीट थी 100 सीटें, ठीक हो गया। तो मुझे था 62 पे, मैं सेफ हूँ इंशाल्लाह, मेरा आ जाएगा, क्योंकि मुझे श्योरिटी थी कि कम नहीं होंगे, मेरे 57-58 नंबर ही है टेस्ट में। तो वो 1-2 गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग में कट गया कुछ, तो 1-2 से ऊपर गलत नहीं हुए। लेकिन अगर आपकी सीट्स में, बॉयज की सीट्स थी 33, उसमें से भी बल्कि कोटा पर स्पेशल पर्सन निकाल के 29-28 सीट्स थी। अब उनको पता था उनका मेरिट 60+ जाना है, बॉयज का लोवेस्ट मेरिट आई थिंक 60 था, तो उनके लिए तो रिस्क लेना लेना, उनको पता है कि 62 लगाऊंगा तो 58-56 तक बनेंगे अगर 100% श्योरिटी है। तो देखो फिर तो आपको लगाना पड़ेगा, डू एंड डाई वाला है कि देखी जाएगी, लगाना पड़ेगा मुझे, तब आप 80s में लाजमी लगाओ अगर सीट्स कम। लेकिन अगर सीट ज्यादा है ना, 50+ सीट्स हैं, तो 60 एमसीक्यू अगर 100% श्योरिटी है ना, मेरा नहीं ख्याल आपको रिस्क पे जाना चाहिए। उल्टा कटवा देते हैं, लग रहा होता है तो नेगेटिव मार्किंग इंसान का मरवा देती है। उसके बाद ये आपके पास 7th एमसीक्यू है, हाई क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। और कोल की 4 हमारे पास टाइप्स होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमाइनस, लिग्नाइट, पीट। ये आपका 9th में है एमसीक्यू आई थिंक। और इसमें आपके पास इमरा बिल्कुल ठीक कह रही है, ए ऑप्शन एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। इसकी मैंने याद जो की हुई थी ना, अपना निमोनिक मैंने पलबा बनाया हुआ था इसका ना, पल्प से पल्बा सबसे जो लोवेस्ट होती है वो आपके पास पीट है, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमाइनस है, और सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट है। और इसमें अगर वो पूछ भी लेके कोल कार्बन की परसेंटेज है कितनी, तो इसमें 90% होती है, इसमें 80% है, इसमें 70% है, इसमें 60%। 60 70 80 90 है, जितनी ज्यादा हमारे पास कोल कंटेंट, कार्बन कंटेंट ज्यादा होते हैं, हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा हार्ड क्वालिटी का कोल है। उसके बाद आखिरी आपके पास है, एलपीजी इज द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ। इसमें कौन सा फ्यूल प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एलपीजी, 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 बी मीथेन। सारे दे दे आंसर फिर बताती हूँ। प्रोपेन नहीं होता। इमरान ने ठीक बोला है, लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। एलपीजी में आपके पास मीथेन नहीं होता,
एलपीजी में आपके पास जो मैक्सिमम जो प्रेजेंट होती है मीथेन की कुछ कंटेंट 10% 3% होता है बस। मैक्सिमम जो एलपीजी है वो ब्यूटेन की लिक्विफाइड फॉर्म है। तो ये याद रखना आपने, एलपीजी इज द मोस्टली लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन। ठीक हो गया। मीथेन का दूसरा नाम क्या होता है, चलो एक और यहाँ से याद आ गया। मीथेन इज कॉमनली कॉल्ड एज डैश गैस। एम से ही है उसका नाम भी, मार्शल गैस। मार्श गैस, मार्श बिल्कुल ओएस। मीथेन का सेकंड नेम है आपका मार्श गैस। और अक्सर ये भी आता है कि कौन सी गैस जो है आपको कुकिंग यूटेंसिल्स में मोस्टली यूज करते हो, तो वो भी हम हमारे घरों में जो आ रही होती है चूल्हों में कुकिंग पर्पसेस के लिए, वो भी हम मीथेन यूज करते हैं। और एक और चीज यहाँ से, एक और ऑप्शन से मुझसे मुझे एमसीक्यूज याद आते जा रहे हैं कि हमारे पास फ्यूचर फ्यूल किसको कहा जाता है, कि हमारे पास जो फ्यूचर है उसमें हम कौन सा फ्यूल यूज करेंगे। आजकल बड़ा काम हो रहा है उसमें, रिसर्च पर। फ्यूचर फ्यूल या फिर इसका दूसरा नाम भी है ग्रीन फ्यूल। तो बता सकता है कौन सा है? फ्यूचर फ्यूल और ग्रीन फ्यूल इज द अदर नेम ऑफ डैश फ्यूल, हाइड्रोजन। एग्जैक्टली इम्रा, H2 को हम कह रहे हैं क्या अगला आने वाला जो है दौर वो H2 का है। हम क्या कहाँ से बना रहे हैं इसको, आधा मिनट रह रहे हैं। H2O को पानी जो हमारे पास है हम उसको तोड़ रहे हैं एसिडिक कंडीशन देके, बेसिक कंडीशन देके। तो इसमें से हमारे पास डीकम्पोजिशन के बाद ना H2 और O2 बन रही है। इसकी थोड़ी तोड़ने की एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन एट द एंड हमारे पास जो H2 बन रहा है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का फ्यूल है और बहुत अच्छा। और साथ में आपके पास O2 रिलीज हो रही है, तो इसको हम ना कोई CO2, कोई भी इसमें पोल्यूशन कॉज नहीं हो रहा होता। तो आप कहते हो कि जो हमारे पास H2 है वो हमारे पास ग्रीन फ्यूल है या फ्यूचर फ्यूल है। हमारी जो डिमांड है इन फ्यूचर वही बिल्कुल वाटर स्प्लिटिंग। मेरी एमफिल की रिसर्च यही थी कि मैंने बेसिक कंडीशन में वाटर स्प्लिटिंग परफॉर्म की थी पॉलीमर्स और कंपोजिट्स बना के। तो आपके लिए हो सकता है कि फ्यूचर फ्यूल आप इसको करेंगे। ठीक हो गया। चलो जी, कल हम इंशाल्लाह अपनी कोऑर्डिनेशन आगे से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।